आज हम उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक तो वस्तुओं की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, एक साधनों की कीमतों के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है और एक आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। अब वस्तु कीमत निर्धारण में दो पक्ष होते हैं, जिसमें हम एक उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं, दूसरा उत्पादक के व्यवहार और कीमत का अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का मतलब है उपभोक्ता कौन है, वो मांग पक्ष की ओर से है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन का मतलब है मांग का विश्लेषण करना। इसी तरह से उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करने का मतलब है पूर्ति पक्ष का अध्ययन करना। तो यहाँ हम मांग पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। तो उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण हम उदासीनता वक्रों की सहायता से करेंगे, जिससे हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव उदासीनता वक्रों की सहायता से इन पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय जो है, आपने मांग फलन अभी तो खैर विस्तार से नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक मांग, किसी वस्तु की मांग कई सारे तत्वों पर निर्भर करती है। उनमें मुख्य रूप से तो तीन तत्व हैं, उसकी अपनी कीमत, दूसरी जो वस्तु है जो पूरक या स्थानापन्न वस्तु के रूप में उसकी कीमत, और उपभोक्ता की आमदनी। इसके अलावा और भी कई सारे तत्व हैं जो उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं परोक्ष रूप से, जैसे मौसम है, जैसे उपभोक्ता के रुचि है, स्वाद है, पसंद है, फैशन है। ये सारी चीज़ें उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। अब सर्दियों में कोई आइसक्रीम की मांग तो नहीं करता, तो सीधा असर मौसम का आया वहाँ पे सामान्य रूप से। तो उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण हम करें तो पहले हमें उपभोक्ता का मांग फलन ध्यान होना चाहिए। उपभोक्ता की मांग मुख्य रूप से तीन तत्वों पर निर्भर करती है, वस्तु की कीमत पर, अन्य वस्तु की कीमत पर और एक उपभोक्ता की आमदनी पर। ठीक है, इसी के आधार पर हम तीन तरह के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने पर हम तीन प्रभाव देखते हैं। अगर उपभोक्ता की आय में कोई बदलाव आता है और उसके कारण उपभोक्ता की जो किसी वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव असर आता है या प्रभाव पड़ता है, तो उसे आय प्रभाव के रूप में हम देखेंगे। अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में देखेंगे। और वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन का उसकी अपनी मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम कीमत प्रभाव के रूप में देखेंगे। और ये सारी चीज़ें हम उदासीनता वक्रों की सहायता से करेंगे। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव, यानी जिसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं, उसको दो भागों में विभाजित कर देता है, एक आय प्रभाव और दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। अब पहली चीज़ तो है कीमत प्रभाव। तो कीमत प्रभाव क्या है? देखिए, ये रहा मांग फलन, इसको देखिए आप, यहाँ से बातें दरअसल हम क्या है कि मांग का ही विश्लेषण कर रहे हैं। वस्तु है, वस्तु का नाम है एक्स। वस्तु एक्स की मांग निर्भर करती है या फलन है वस्तु की अपनी कीमत का, अन्य वस्तु की कीमत का और उपभोक्ता की आमदनी का। तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। इसमें बदलाव होगा तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव होगा। यदि अन्य वस्तु की कीमत में बदलाव होगा तो जो वस्तु एक्स है उसकी मांग पर भी बदलाव आएगा, क्योंकि जो पूरक या स्थानापन्न वस्तु के रूप में होती है अन्य वस्तु। भाई, अगर चाय और कॉफ़ी की बात की जाए जो कि स्थानापन्न वस्तु हैं, अगर चाय महंगी हो जाए तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह से उपभोक्ता की आमदनी अगर बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो ये और बढ़ेगी या घटेगी, जो भी है, जो भी प्रभाव पड़ेगा उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले कीमत प्रभाव की बात करें। इससे कीमत उपभोग वक्र भी निकल के आएगा, क्योंकि हम उदासीनता वक्रों का सहारा ले रहे हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात कर रहे हैं। तो कीमत प्रवाह होता क्या है? किसी उपभोक्ता की
वस्तु की कीमत में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस समस्त प्रभाव को बताता है या मापता है जो उस वस्तु की मांग मात्रा या खरीद मात्रा पर पड़ता है। अर्थात जब उपभोक्ता की मौद्रिकाय तथा अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहे तो किसी वस्तु की कीमत में, मतलब उस वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग पर होने वाले परिवर्तन का माप कीमत प्रभाव कहलाता है। अब यहाँ देखिए, इस फलन में मैं बात कर रहा हूँ कि अन्य वस्तु की कीमत स्थिर हो गई और उपभोक्ता की आमदनी भी स्थिर हो गई। बदलाव इसमें हुआ, इसके कारण ये बदलेगा, तो क्या प्रभाव होगा? वो कीमत प्रभाव कहलाएगा। मैंने यहाँ देखा है, देखिए, अगर किसी को थोड़ा भी गणित पसंद नहीं है तो वो छोड़ दे। वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी एक्स, डेल है, ये स्मॉल डेल्टा है। कारण क्या है कि एक से ज़्यादा चर हैं, इनको हमने स्थिर मान लिया है, तो इसलिए डेल्टा पी एक्स। इसके कारण जो वस्तु की मांग बदलेगी उसे हम कहेंगे डेल्टा डी एक्स। तो वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की अपनी मांग में जो बदलाव आएगा उसे हम कीमत प्रभाव के रूप में परिभाषित करते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ। अब देखिए, इसको हम वक्र के रूप में कैसे दर्शाएं और ख़ासतौर से उदासीनता वक्रों का सहारा लेकर हम इसको कैसे समझाएं, ये बात देखिए आप। ये एक डायग्राम है, किताब में और भी अच्छा है और प्रैक्टिस आप करेंगे तो और भी सुंदर बन जाएगा। एक्स अक्ष पर वस्तु एक्स और वाई अक्ष पर वस्तु वाई लेंगे, ठीक है। उपभोक्ता की आमदनी दी हुई है, ठीक है। अब वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आमदनी से जो है एक कीमत रेखा PL1 प्राप्त हुई। इस कीमत रेखा PL1 के बिंदु Q, जो कि उदासीनता वक्र जिस पर कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, मतलब यहाँ उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, यानी दोनों के ढाल बराबर है, यानी संतुलन की स्थिति में है उपभोक्ता बिंदु Q पर, पहले उदासीनता वक्र के बिंदु Q पर, और PL रेखा वो कीमत रेखा या बजट रेखा PL1 है, तो इस बिंदु पर संतुलन में वहाँ वह वस्तु x की OM1 मात्रा का उपभोग कर रहा है और वस्तु y की ON1 मात्रा उसे प्राप्त है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वस्तु x सस्ती हो जाए, भाई अभी आपने पढ़ा ना कीमत रेखा विवर्तन, पिछले वीडियो में देखा था हमने कि अगर वस्तु x की कीमत कम हो जाए तो क्या होगा कि कीमत रेखा अब PL1 ना है कि PL2 हो जाएगी। कीमत रेखा बदल गई तो उपभोक्ता का संतुलन भी बदल जाएगा। अब उपभोक्ता इस उदासीनता वक्र पर संतुलन में ना होकर एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाएगा जो कि IC2 है और इसके R बिंदु पर संतुलन में है। और इसी तरह से अगर कीमत और भी कम हो जाए एक्स वस्तु की, तो उस स्थिति में उपभोक्ता तीसरे उदासीनता वक्र IC3 के बिंदु S पर संतुलन में होगा, क्योंकि कीमत रेखा बदलकर PL3 हो गई है, यानी एक्स वस्तु की कीमत और गिर गई है, ठीक है। ये 3 संतुलन के बिंदु हैं। उपभोक्ता संतुलन के 3 बिंदु कैसे आए? वस्तु एक्स की कीमत में बदलाव के कारण। तो बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S, इन तीनों बिंदुओं को मिला दो। जब इनको मिलाएंगे तो एक वक्र बनेगा जिसे हम कहते हैं कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है। आगे मैं इसको बताऊंगा कि कीमत उपभोग वक्र क्या होता है परिभाषा रूप में भी। बाकी विस्तार से आप समझ रहे हैं, समझ जाएंगे, तो हर चीज़ को हर बार रेखा चित्र की रचना वाला दौर तो अब रहा नहीं, क्योंकि फिर ऐसे तो सिलेबस भी नहीं होगा और बहुत बोरियत वाला हो जाता है कई बच्चों के लिए। मैं सीधी सी बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उपभोक्ता की पहली संतुलन की स्थिति बिंदु Q पर है जब वस्तु X की कीमत
और उपभोक्ता की आमदनी दी हुई है और वस्तु एक्स और वस्तु वाई की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहली संतुलन की स्थिति है। अगर वस्तु एक्स की कीमत घट जाए और उपभोक्ता की आमदनी तो उतनी ही रहे, आमदनी बदल जाएगी तो ध्यान रहे कीमत रेखा समानांतर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ आमदनी नहीं बदल रहे, हम वस्तु एक्स की कीमत कम हो रही है, उसके कारण उपभोक्ता के लिए बजट रेखा PL2 हो जाती है। उपभोक्ता नए संतुलन बिंदु R पर संतुलन में होगा और कीमत अगर और भी कम हो जाए तो एक नए संतुलन के साथ उपभोक्ता S बिंदु पर होगा। बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं कीमत उपभोग वक्र। ठीक है। और वस्तु X की कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता एक उच्च उदासीनता वक्र पर जब जाता है तो उसे हम कहते हैं कीमत प्रभाव। अब दूसरा वक्र भी वो डायग्राम है। दूसरे डायग्राम में हमने क्या है, ये देखो नीचे को गिरता हुआ कीमत उपभोग वक्र लिया है, यहाँ ऊपर को बढ़ता हुआ कीमत उपभोग वक्र लिया है। दोनों ही ठीक है। यहाँ पे भी वही संतुलन के अलग अलग बिंदु हैं। तो अब कीमत उपभोग वक्र होता क्या, इसको कैसे परिभाषित करें, आपके सामने, बस इसी से आप समझ जाएं। उपभोक्ता की मौद्रिक आय व रुचियां स्थिर रहने पर, उपभोक्ता की मौद्रिक आय के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की विभिन्न संतुलन स्थितियों के बिंदुओं का बिंदुपथ कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के भिन्न भिन्न संतुलन बिंदुओं का बिंदुपथ कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। समझ रहे हैं, ये बात है। चलो साहब, ये कीमत उपभोग वक्र हो गया। अब देखिए कीमत उपभोग वक्र है और कीमत प्रभाव, और थोड़ा सा आगे जाके इसको बहुत अच्छे से विस्तार में ले लेंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया PCC, और वो भी हालांकि आ गया वो कि कीमत प्रभाव क्या होता है वो भी आ गया डायग्राम में, तो लेकिन आगे जाके और अच्छे से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ देखिए, जो कीमत उपभोग वक्र है ये कई आकृति का हो सकता है। मैंने यहाँ ये PC1 प्राइस कंजप्शन कर्व फर्स्ट लिया है, प्राइस कंजप्शन कर्व सेकंड लिया है, PCC2 लिया है, PCC3 लिया है, PCC4 और PCC ये 5 हो जाएगा। ये मेरा दोनों एक, ये मेरा नंबर गड़बड़ा गया। कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है, बाएं से दाएं या ऋणात्मक ढाल का है। इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु X की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उसकी मात्रा अधिक खरीदेगा और उपभोक्ता उस पर खर्च बढ़ा देगा, ये श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु के लिए। दूसरा, जब कीमत उपभोग वक्र, ये जो है हमारा PCC2 है, क्षैतिज अक्ष है, हॉरिजॉन्टल जो अक्ष है उसके समानांतर है, तो X वस्तु अच्छी है, यहाँ पे श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तीसरा, यहाँ दोनों ही PCC3 है जो कि X और Y दोनों वस्तुएं यहाँ सही हैं, मतलब सामान्य है। यहाँ देखिए PCC4 होगा ये, इसमें क्या होगा, यहाँ X वस्तु जब कीमत घटी है तो X वस्तु का उपभोग है जो बढ़ा नहीं रहा है, उपभोक्ता उतनी ही काम में ले रहा है। यहाँ X वस्तु हीन है, उसके लिए घटिया वस्तु के रूप में वो देखता है। और अगर कीमत उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ हो, हैं, कीमत घटने पर पीछे की ओर मुड़ता हुआ हो, मतलब अब ये हिस्सा गायब, ये वाले की बात कर रहा हूँ, इस तरह का हो, यहाँ से शुरू होकर इस तरह का, इसका मतलब ये है कि वस्तु की कीमत घटने पर वह उसका उपभोग घटा रहा है, यानी वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तु के नाम से जाना जाता है। तो PCC5 जो होगा पीछे की और बैकवर्ड जो बेंडिंग PCC है, ये गिफिन वस्तुओं के लिए होगा। अब देखिए आय प्रभाव, दूसरा प्रभाव है, हमने
वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव देख लिया, ये वाला देखो आप, मांग फलन कहाँ है आपका, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला हमने ये देखा है। अब हम इसको देख रहे हैं, जो आय प्रभाव को। दरअसल कीमत प्रभाव है जो, वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। आगे जाके वो बात करेंगे हम, और उनको अलग भी करेंगे। आय प्रभाव और आय उपभोग वक्र, ये दोनों अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें, सापेक्षिक कीमतें स्थिर है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहते हैं। कैसे, इसको अगर समझाना हो तो कैसे समझाएं? देखिए, एक्स वस्तु, वाई वस्तु। अब हम कह रहे हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण, और अगर परिवर्तन के रूप में मान लीजिए आय में वृद्धि को हम ले लें, परिवर्तन दोनों दिशा में हो सकता है, आय घट भी सकती है और आय बढ़ भी सकती है, लेकिन हम घटने वाले को छोड़ के बढ़ने वाले की बात कर रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, तो फिर वस्तु की मांग पर, एक्स वस्तु की मांग पर क्या असर पड़ेगा वो आपको देखना है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। अब देखिए, जब वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं और उपभोक्ता की आय भी दी हुई है, तो उस स्थिति में कीमत रेखा P1 L1 है, और इस कीमत रेखा के बिंदु E पर उपभोक्ता संतुलन में है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वो वस्तु x का OM1 और वस्तु x y का ON1 मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ गई, आय बढ़ने को कैसे दिखाएंगे आप डायग्राम में भाई? कीमत रेखा जो है आपकी अब विवर्तित हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड, ऊपर की ओर। तो कीमत रेखा P2L2 हुई, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं को पहले से अधिक मात्रा में खरीदने में सक्षम हो गया, यही तो है ना। तो ये P2L2 जब कीमत रेखा हुई, तो अब उपभोक्ता यहाँ संतुलन में नहीं होगा, बल्कि एक उच्च उदासीनता वक्र के साथ में बिंदु E2 पर संतुलन में होगा। और अगर उपभोक्ता की आय और भी बढ़ जाए, तो उस स्थिति में कीमत रेखा P3L3 हो जाएगी, और उपभोक्ता E3 बिंदु पर IC3 यानी थर्ड जो इंडिफरेंस कारक के साथ में E3 बिंदु पर संतुलन में होगा। ध्यान रखना, कीमत रेखा या बजट रेखा में जो विवर्तन है, शिफ्टिंग है, ये समानांतर होती है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर ये समानांतर रूप से ऊपर की ओर, समानांतर रूप से ऊपर की ओर पैरेलल शिफ्ट होता है। ठीक है, तो बिंदु E1, बिंदु E2 और बिंदु E3, इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा बनाइए, एक वक्र बनाइए। इन बिंदुओं के बिंदु पथों को मिला दीजिए, तो जो वक्र बनेगा वो ICC, इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आय उपभोग वक्र की परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि उपभोक्ता की केवल आय में परिवर्तन, ध्यान रहे केवल, क्योंकि कीमत नहीं बदल रही वस्तु, केवल आय में परिवर्तन के कारण विभिन्न आय स्तरों पर उपभोक्ता के संतुलन बिंदुओं के बिंदु पथ को आय उपभोग वक्र कहते हैं। ठीक है, आय प्रभाव जो है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये खास बात है। आय प्रभाव, धनात्मक आय प्रभाव का अर्थ है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो वह वस्तु का उपभोग या उसकी मांग बढ़ा देता है। यहाँ जैसे हो रहा है कि जैसे आय बढ़ी तो M1 से M2 एक्स वस्तु की मात्रा उपभोग बढ़ा दिया उसने। हालांकि यहाँ वाई वस्तु के उपभोग भी बढ़ाया, दोनों ही वस्तुओं का उपभोग उसने बढ़ाया इस वक्र में। किसी वस्तु के लिए ऋणात्मक आय प्रभाव का अर्थ यह होता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह उस वस्तु का उपभोग घटा देता है। वे वस्तुएं जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, उन्हें हीन वस्तु, घटिया वस्तु या इन्फीरियर गुड्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ वो सारी चीज़। ये इस डायग्राम पे गौर कीजिए। वस्तु एक्स अक्ष पर और वस्तु वाई अक्ष पर। ठीक है,
IC1, IC2, IC3, IC4 आय उपभोग वक्र हैं ये 5। पहले आय उपभोग वक्र पर गौर कीजिए। यहाँ वस्तु X, जब आय उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तभी तो ये वक्र प्राप्त हुआ है ना। भिन्न भिन्न आय स्तरों पर ही तो ये वक्र बना है भाई। भिन्न भिन्न संतुलन बिंदुओं का बिंदु पथ है आय उपभोग वक्र। जब आय उपभोग वक्र नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का हो, नीचे की ओर झुका हुआ हो, तो वस्तु X सामान्य वस्तु है और वस्तु Y हीन है, क्योंकि यहाँ देखिए उपभोक्ता वस्तु Y का उपभोग घटा देता है जब वस्तु उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। X का उपभोग तो बढ़ा रहा है लेकिन वस्तु Y का उपभोग घटा देता है। ऐसी वस्तुएं जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक हो उन्हें हीन वस्तु कहते हैं। तो यहाँ इस वक्र को अगर इस पे गौर करें, प्रथम आय उपभोग वक्र पर गौर करें तो ये हीन वस्तु के लिए है, जहाँ Y वस्तु हीन है, X सामान्य है। दूसरा देखिए आप, पहले तो ये एक्सट्रीम केस देख लेते हैं दोनों। और IC5 इनकम कंजप्शन कर्व 5, इस पे गौर कीजिए। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग घटा देता है और Y वस्तु का उपभोग बढ़ा देता है। तो Y वस्तु तो यहाँ सामान्य है और X वस्तु हीन हो जाती है, इन्फीरियर है। अब ये जो दूसरी और चौथी स्थिति है, दूसरी स्थिति पे आप गौर करें तो यहाँ आप देखते हैं कि X वस्तु विलासिता की वस्तु के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जैसे ही जो आय बढ़ती है उपभोक्ता की, वो उसका उपभोग बढ़ा देता है। संपूर्ण आय को X वस्तु के उपभोग पर खर्च कर देता है और Y वस्तु बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, मतलब उसका उपभोग बढ़ा नहीं रहा है, उतनी ही खरीद रहा है, उसकी मांग बढ़ा नहीं रहा है। तो यहाँ Y वस्तु जो है वो तो आवश्यक वस्तु है कि भाई वो तो चाहिए ही, लेकिन X वस्तु विलासिता की वस्तु होती है, लग्जीरियस गुड होती है। यहाँ आप गौर कीजिए, अगर इस तरह का आय उपभोग वक्र प्राप्त होता है तो यहाँ पर बढ़ी हुई आय के साथ उपभोक्ता Y वस्तु का उपभोग बढ़ा देता है और X वस्तु का उतना ही उपभोग करता है। ऐसे में यहाँ Y वस्तु तो हो गई विलासिता की वस्तु और X वस्तु हो गई आवश्यक वस्तु। और एक स्थिति ये है कि आय बढ़ी तो दोनों ही वस्तुओं का उपभोग बढ़ा दिया है। यहाँ X और Y दोनों ही वस्तुएं सामान्य वस्तुएं, ठीक है। तो आय प्रभाव धनात्मक अगर है किसी वस्तु के लिए तो वो सामान्य वस्तु है, और अगर ऋणात्मक आय प्रभाव है तो ऐसी वस्तु हीन वस्तु कहलाती है। तीसरा जो प्रभाव है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में उच्चतर कक्षाओं में जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ हिग्स और स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव भी आते हैं। वो अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, लेकिन आपके लेवल पर हम एक सामान्य तरीके से बात करेंगे। तो प्रतिस्थापन प्रभाव समान उदासीनता वक्र पर क्रियाशील होता है, उसी उदासीनता वक्र पर, ठीक है। आय की वह मात्रा जो उपभोक्ता से वापस ले ली जाती है ताकि उसकी संतुष्टि के स्तर को समान रखा जा सके और केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को जाना जा सके, उसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कहते हैं। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को समाप्त कर देता है। अब ये तो बात की चीज़ है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रतिस्थापन प्रभाव होता क्या है। अगर परिभाषित करें या समझने का प्रयास करें तो क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव अन्य वस्तु जो है, अब उस पे आ गए हम, उपभोक्ता की आमदनी भी स्थिर है और वस्तु की अपनी कीमत भी स्थिर है। अब अन्य वस्तु की बात हो रही। प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तुओं की केवल सापेक्षिक कीमतों, जिन्हें हम रिलेटिव प्राइसेस कहते हैं, सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे। अर्थात वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के कारण
जब उपभोक्ता को एक ही उदासीनता वक्र पर रहने को बाध्य किया जाए तो उसका संतुलन उसी उदासीनता वक्र के एक भिन्न बिंदु पर होगा। पूर्व संतुलन बिंदु से नई संतुलन स्थिति तक जाने पर वस्तु की मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि हम जो यह अध्ययन कर रहे हैं, जो डायग्राम काम में ले रहे हैं, वो हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की बात कर रहे हैं, जिसमें वो आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करता है। यानी अर्थात उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर रहे, इसके लिए हिग्स क्षतिपूरक, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की बात करता है। तो वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये उपभोक्ता की प्रारंभिक स्थिति है, PL1 कीमत रेखा है, और ये इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है। इसके ई बिंदु पर वो संतुलन की स्थिति में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वस्तु की OM1 मात्रा x की और ON1 मात्रा y की वो क्रय कर रहा है, मांग कर रहा है, खरीद रहा है। अब क्या होता है? अब होता है कि जो y वस्तु है उसकी कीमत में बदलाव आ जाता है, यानी वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें बदल जाती हैं। उपभोक्ता की आय तो उतनी है, लेकिन सापेक्षिक कीमतें बदल जाती हैं। मान लीजिए x वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हो जाती है, सापेक्षिक कीमतों में बदलाव हो जाता है। तो फिर क्या होगा? उपभोक्ता के लिए अब उसके वस्तुओं को खरीदने की क्षमता, x वस्तु की कीमत अगर तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, तो की बात कर रहा हूँ, सापेक्षिक रूप से, तो अब वो PL2 बजट रेखा उसके लिए होगी, उसकी क्षमता यहाँ तक पहुँचने की। लेकिन केवल और केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन को जानना हो तो यहाँ तो नहीं जान सकते। तो फिर उसके लिए उपभोक्ता को बाध्य किया जाए कि ये इसी उदासीनता वक्र पर आए, और इसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए उसकी वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई है, उस वास्तविक आय में वृद्धि को उससे वापस ले लिया जाए। इसे हम कहते हैं आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, जो कि PA या L2B या BL2 के बराबर है। ये दोनों समान अंतर होंगे, ध्यान रखना। ये कीमत, इसी के समांतर एक कीमत रेखा ऐसी खींचें जो उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, नहीं जो कीमत रेखा है, बजट रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा हम खींचें ऐसी जो उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, जो हमने खींची AB। तो ये AB रेखा के E1 बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन है। देखिए आप, क्योंकि ये और जगह स्पर्श नहीं कर सकती, सिर्फ यहीं कर रही है। तो जो उपभोक्ता जाना तो यहाँ चाह रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया इस कीमत रेखा पर। ये जो है PA के बराबर उसकी आय उससे वापस ले ली गई है। आय की वह मात्रा जो उपभोक्ता से वापस ले ली जाती है ताकि उसकी संतुष्टि के स्तर को बराबर रखा जा सके और केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को जाना जा सके, उसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को समाप्त कर देता है। इसकी संतुष्टि यानी उपयोगिता का स्तर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उससे वापस ले लिया गया, उसे बाध्य किया गया है इसी उदासीनता वक्र पर। अब देखिए, चूंकि x वस्तु तुलनात्मक रूप से उसके लिए सस्ती हो गई, अब वो इस बिंदु पर नहीं रहेगा E पर, बल्कि E1 बिंदु पर आएगा, जहां वह पहले से ज़्यादा x खरीदेगा, और y वस्तु तुलनात्मक रूप से महंगी हो गई, इसलिए y वस्तु का उपभोग छोड़ेगा और x वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा। ये बिंदु E से E1 तक गमन है जो उपभोक्ता का, या M1 से M2 के बराबर जो x में वृद्धि कर रहा है, ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।